And a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. आप सभी को पता है कि हमारी NCERT की SST की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, जिसमें क्लास 6 हमारे अतीत पार्ट 1 8 चैप्टर तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 9th चैप्टर अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि बेसिकली जो मैंने अपने टाइम पे नोट्स बनाए थे, जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको पहले एक पन्ने या 1 से 1.5 पन्ने का ही है, वो हम पढ़ लेते हैं, एक समरी ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का। उसके बाद मैं बुक से भी लाइक आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या शॉर्ट में डिस्कस कर देती हूँ, मतलब कि जिससे आपका होल चैप्टर कवर हो पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहला ये है, इसमें सबसे पहली इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में हमें मिल जाती है कि काली मिर्च को काला सोना बोलते थे। बेसिकली काली मिर्च को ना रोमन साम्राज्य में ये इतनी ज़्यादा महंगी थी कि इसे काला सोना बोला जाने लगा था, ठीक है। तो काली मिर्च को काला सोना बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि मूवेंदार कौन होते थे। देखिए, मूवेंदार की चर्चा इस लाइक चैप्टर में हमें मिली है। तो ये एक तमिल शब्द होता था, तमिल शब्द है, जिसका अर्थ या फिर जिसका मीनिंग हम बोल सकते हैं कि 3 मुखिया। इसमें जो 3 मुखिया होते थे वो कौन थे? चोल, चेर और पांड। चोल, चेर और पांड। बेसिकली ये 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन? मूवेंदार। मूवेंदार मतलब मुखिया। मुखिया कौन? ये 3 होते थे, ये 3 शासक, ठीक है, ये 3 शासक परिवार के लोग, ठीक है। ये 3 शासक परिवार के मुखियाओं के लिए होता था, चोल, चेर और पांड, ठीक है ना। तीसरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है रेशम मार्ग की। तो ये जो रेशम मार्ग है, इसमें क्या बताया गया है कि रेशम मार्ग बेसिकली सिल्क रूट को बोला जाता है। अब ये जो सिल्क रूट है, ये क्या है? अगर इस सिल्क रूट की बात करें या फिर हम रेशम मार्ग की बात करें, तो इसमें बेसिकली क्या है कि सिल्क रूट पे बेसिकली नियंत्रण रखने वाला जो सबसे प्रसिद्ध, हम बोल सकते हैं प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण थे, ठीक है, जो सिल्क रूट पे सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखते थे, ठीक। करीब अगर हम बात करें तो 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। किसका? कुषाणों का, ठीक है। तो अगर और इन्फॉर्मेशन हम बात करें तो चीन से पैदल घोड़े या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े ले जाते थे, ठीक है। और जिस रूट पर जाते थे उसे हम रेशम मार्ग या सिल्क रूट बोलते थे, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? कुषाण। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासक भी, सबसे प्रसिद्ध शासक भी कुषाण था, और सोने के सिक्के जारी करने वाला भी ये कुषाण था, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की, तो देखिए बुद्ध चरित, आपको पता है बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष बेसिकली कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित की रचना इन्होंने की, और ये किनके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है ना। अब अगर बात करें 1900 साल पहले इन्होंने शासन किया था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था, जिसने 1900 साल पहले शासन किया था, और उसने एक बुद्ध परिषद का गठन किया था, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श किया करते थे, ठीक ना। अब अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की नई धारा का विकास हुआ, जिसे हम महायान बोलते हैं। इनमें 2 विशेषता थी। बेसिकली महायान में क्या विशेषता थी? 2 विशेषता थी। 2 विशेषताओं में से पहली विशेषता ये थी कि बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई है, कि बुद्ध की जो उपस्थिति है वो सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई है। दूसरा, पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी, अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। देखिए, पहले ये होता था कि अगर हम बोलें तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, है ना, पहले के टाइम पे। बट फिर क्या होने लगा कि बुद्ध की प्रतिमाएं या फिर मूर्तियां बनाई जाने लगी, ठीक है, उनकी पूजा की जाने लगी, ठीक
ठीक है। और अगर हम बात करें तो बेसिकली ज़्यादातर मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनाई गई थी, ठीक। ये इंफॉर्मेशन मथुरा में और कुछ तक्षशिला में, ठीक। अब अगर हम बात करें बोधिसत्व क्या होता है, तो देखिए बोधिसत्व क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग क्या करते थे, शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझते थे। इसको और हम अच्छे से समझ सकते हैं तो ये है, बोधिसत्व में जो आस्था रखते थे, ठीक है, उन्हें बौद्ध में जो आस्था रखते हैं उन्हें बोधिसत्व बोला गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने मतलब एकांत रहने के बजाय वे लोग क्या करते थे, शिक्षा देने दूसरों को, और भी मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा देने, मदद करने, सांसारिक परिवेश में ही रहना उन्होंने ठीक समझा बोधिसत्व वालों ने, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें तो इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। अगर थेखाद की अगर हम बात करें तो ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। चीनी यात्री, अब हम बात नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं, तो चीनी बौद्ध यात्री फायान जो थे 1600 साल पहले आए थे, हुनसांग 1400 साल पहले उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया लौटा, ठीक है, मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा था, ठीक है। और इत्संग 1450 साल पहले आया था, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं नालंदा की, तो सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहार का केंद्र जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ पे अध्ययन अध्यापन का कार्य हुआ करता था, ठीक है। भगवत गीता, आप सभी को पता है भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, ठीक है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्तों और अपने मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनके शरण में आने का उपदेश देते हैं, ठीक है। ना ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब ये आपका चैप्टर है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसको थोड़ा सा हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसमें से आपके कहीं से भी क्वेश्चन कोई फंसे ना। तो देखिए ये चैप्टर है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो इसमें ये है कि व्यापार और व्यापारियों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती है काली पॉलिश वाले बर्तन। देखिए चैप्टर 8 में हमने डिस्कस किया था काली पॉलिश वाले बर्तन, उत्तरी काले चमके पात्र जिसे NBPW बोला जाता था। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र होते थे। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टे पर उच्च तापमान पर रखता था, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काले लेप भी लगाया जाता था जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था, इसीलिए इन्हें काले पॉलिश वाले बर्तन बोलते थे। पिछले चैप्टर में पढ़ाया था वो मैंने रिवाइज करवा दिया, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में बोल रहे हैं कि ये कटोरियाँ बर्तन, अगर आप सोचें अनुमान लगाएं कि ये कहाँ से आते थे, कहाँ से, मतलब वहाँ से व्यापारी ने ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे, है ना। अनुमान लगाए कि ये बर्तन कहाँ से आए, लोग कैसे पहुँचे होंगे, ठीक ना। इस चैप्टर में बताया गया है दक्षिण भारत, आप सभी को पता है दक्षिण भारत में सोने का बहुत ज़्यादा उत्पादन है, ठीक है। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है, जगह का तो नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे बहुत फेमस है दक्षिण भारत में बेसिकली, हाँ। और मसाले फेमस हैं, आप सभी को पता है, ख़ास तौर पर काली मिर्च का सबसे ज़्यादा काली मिर्च फेमस है, ठीक है। दक्षिण भारत में कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है दक्षिण भारत, आप सभी को पता है, ठीक है ना। काली मिर्च खड़े मसाले, गरम मसाले के लिए फेमस है, ठीक है। काली मिर्च रोमन साम्राज्य में ये लाइक इतना महंगा था कि काले सोने के नाम से बोला जाने लगा, ठीक ना। अब अगर हम बात करें तो क्या होता था, व्यापारी समुद्र जहाज और सड़कों से के रास्ते से पहुंचाते थे, है ना। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले, ठीक है। इससे अंदाज़ा लगाया जाता था उन दिन रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार था, तभी तो उसके सिक्के मिले हैं ना। अब अगर बात करें व्यापारी से जुड़ी एक कविता, देखो ये कविता है, इसमें बताया गया समुद्री जहाज पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, है ना। तो इसमें ये बताया जाए कहाँ से क्या चीज़ें आई, तो गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ी से चंदर की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर से मोती, पूर्व सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका के आए खाद्यान्न, ये सब इसमें बताया गया। म्यांमार की बनी मिट्टी के बर्तन, दुर्लभ कीमती आयात, ये इसमें बताया गया ना।
अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि मूवेंदार क्या होते थे, अभी हमने डिस्कस किया था। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ बेसिकली क्या होता है मूवेंदार का, अभी हमने डिस्कस किया था। उसका अर्थ ये होता है तीन मुखिया, यहाँ का लिखा भी है तीन मुखिया, ठीक है। इनका प्रयोग बेसिकली इनके लिखे गए चोल, चेर और पांड, ठीक है। 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली थे चोल, चेर और पांड। अब अगर हम बात करें एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मुंदैर, मदुरै, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाती है ना। अब अगर हम देखते हैं तो 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र शीर्षत सातकर्णी, ठीक है। इनका सबसे प्रमुख राजा ये थे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। इनके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाने लगे, ठीक है। दक्षिणापथ के क्या कहने जाने लगे? स्वामी। वह और अन्य, वह मतलब सातकर्णी। दक्षिणापथ का बेसिकली शाब्दिक अर्थ ये होता था दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ते से होता था, ठीक है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। किसने? सातकर्णी ने, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें रेशम मार्ग की कहानी, तो देखिए रेशम मार्ग की कहानी यही है कि कीमती चमकीले रंग, चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाने लगे। रेशमी कपड़ा तैयार करने एक जटिल प्रक्रिया होती है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूत कताई कर फिर उसे कपड़ा बुना जाता था। फिर रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले अगर बोलें तो चीन में 7000 साल पहले हुआ था। तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाया था, ठीक है। चीन से पैदल, घोड़े, ऊंट पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे, अपने साथ रेशमी कपड़ों को भी ले जाते थे। इस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे। वो रास्ता बेसिकली सिल्क रूट के नाम से जाने लगा, जिसे हम रेशम मार्ग या सिल्क रूट बोलते थे, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो जो ये सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला कौन था, ये पूछा जा सकता है आपका। कुषाण था, ठीक है। 2000 साल पहले मध्य एशिया, पश्चिमोत्तर भारत पर इसका बहुत अच्छा शासन था, ठीक है। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र किनके? कुषाणों के, पेशावर और मथुरा, ठीक है। तक्षशिला भी इनके राज्य का ही हिस्सा था, किनके? कुषाण के, ठीक है। इनके शासन में ही यहाँ पे बोला है सिंधु नदी के मुहाने के पतन तक जाती थी मध्य एशिया से होकर, ठीक है। सिल्क रूट के बारे में बताया है, वहाँ तक जाती, ठीक है। अब अगर बात करें इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कुषाण था। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुषाण था, ठीक है। अब बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष हैं, जो किसके? कनिष्क के दरबार में रहते थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके समय में बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का शुरुआत हुआ, जिसकी दो मुख्य विशेषता थी, अभी हमने डिस्कस की है। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मतलब जो मूर्तियां थी ना, उसमें बुद्ध की उपस्थिति बोला था, कुछ संकेत दिए जाते थे, उसके माध्यम से दर्शाई जाती। दूसरा ये होता था कि पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर क्या होने लगा, अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, है ना। पहले पीपल के पेड़, फिर अब क्या होता था उस टाइम बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। अब बोधिसत्व की बात करें, इसमें आस्था रखने वाले वे लोग होते थे जो ज्ञान की प्राप्ति को एकांत में बैठकर ध्यान साधना कर ज्ञान की प्राप्ति करते थे। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को शिक्षा देकर, घर घर जाकर, दूसरों की मदद कर सांसारिक परिवेश में ही रहकर ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। इसी को इन्होंने बोधिसत्व बोला, ठीक है। फिर ये बहुत फेमस होने लगा बोधिसत्व। फिर बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे पश्चिम दक्षिण भारत, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के, पहाड़ में हमने डिस्कस किया ना, यहाँ पे रहते थे पहाड़ों में, ठीक है, वर्षा के टाइम, ठीक है। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानी के आदेश पर बनाई, तो कुछ व्यापारी और कृषक के द्वारा बनाई जाती थी, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और तीर्थयात्री, व्यापारी काफिले में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाए जाते थे। बहुत से तीर्थयात्री उनके साथ निकल पड़ते थे। देखिए तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे और प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे, ठीक है।
इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी यात्री फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध हुए। 1600 साल पहले आए थे। हुइनसंग 1400 साल पहले आए थे और उसके 50 साल बाद माने 1450 में इत्तेसांग आए थे। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें फाहियान चीन वापस कैसे लौटा, ये तो पूरी कहानी है कि कैसे लौटा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा ना। अब ये इम्पोर्टेंट ये है कि हुइनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। इसने सोने चांदी की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपि एकत्र की। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। 50 पांडुलिपि उस समय खो गई थी जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी। ठीक है, बाकी अपना जीवन का बचा हिस्सा वो पांडुलिपियों को संस्कृत से चीन में अनुवाद करने में उसने लगा दिया। किसने? हुइनसांग ने। ठीक है ना। भक्ति की शुरुआत इसमें देखिए देवी देवताओं की पूजा का चलन था। शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक, अब अगर हम बात करें तो भगवत गीता देखिए महाभारत का एक हिस्सा है। कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्म को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते थे। ठीक है ना, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये भक्ति विभाजन करना या हिस्सेदारी है ना, भज शब्द का अर्थ ये। ठीक, अब क्या है ये देखिए, ये कई बार आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। ठीक है, किससे? हिंदू, इंडिया, सिंधु या फिर इंडस से निकला है। ठीक है, अरबों तथा ईरानियों द्वारा लोगों के लिए उपयोग किया जाता था। सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। ठीक है, यहीं उनके धार्मिक विश्वास संस्कृत परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त हुआ। ठीक, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। दक्षिणापथ के स्वामी कौन कहे जाते थे? मूवेंद्र क्या था? चोलचेर पांड, अश्वघोष ने किसकी रचना की थी? ठीक है, बोधिसत्व कौन होते हैं? हुइनसांग कौन था? चीनी यात्री ये है। ठीक है, और ये एक इन्फॉर्मेशन, रेशम बनाने की कला का खोज 7000 साल पहले। चोलचेर पांड, ठीक है, 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क बहुत ज़्यादा फेमस था 1900 साल पहले। फाहियान का भारत आगमन 1600 साल पहले हुआ था। हुइनसांग की भारत यात्रा, अपर की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा चैप्टर। अगर चैप्टर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरी NCERT. So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, bye bye. You say it was in this video. Bye bye. Please like, share and subscribe my channel. Like, share and subscribe my channel. Bye. Love you all. From Shiva side इसको बहुत एंग्जाइटी रहती है, क्यूरोसिटी रहती है कि भाई मेरे को बोलना है। ओके, बाय एवरीवन।